सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर एक युद्ध चल रहा है और अचानक उसकी वजह से देश के अंदर रसोई और रोजमर्रा के खर्चों का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाए। अजीब लगता है ना? लेकिन बिल्कुल यही हो रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर क्यों एक विदेशी संकट ने देश में अचानक ऐसी चेतावनियों को जन्म दिया है, जिसने सबको सच में हैरान कर दिया है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। हाल ही में एक ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्रधानमंत्री ने देश को एक मीटिंग में आगाह किया कि हमें आर्थिक कठिनाइयों के लिए ठीक वैसे ही तैयार रहना चाहिए जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने किया था। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा बयान दिखाता है कि ग्राउंड पर स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो अब इस सिचुएशन से डील कैसे किया जाए? देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, उससे खाली होने से बचाने के लिए पीएम ने सभी से ये 7 बहुत स्पेसिफिक अपीलें की हैं। ध्यान दीजिएगा। घर से काम करना, सोने की खरीदारी रोकना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करना, नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती अपनाना, स्वदेशी चीजें खरीदना और विदेश यात्राओं को टेम्परेरीली रोक देना। बेसिकली देश का पैसा देश में ही रोकने की एक अर्जेंट कोशिश। नंबर 1, द डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्लैश। आइए देखते हैं इन अपील्स ने देश की राजनीति में क्या हलचल मचाई है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी पब्लिक अपील पर पॉलिटिकल टकराव तो होना ही था। विपक्ष का सीधा सा तर्क ये है कि अचानक जनता से इस तरह के त्याग मांगना पिछले 12 सालों के सिस्टमेटिक फेलियर का सबूत है। वहीं दूसरी ओर रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है, पहले भी युद्ध के वक्त प्रधानमंत्री नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसी ही अपीलें की थीं। एज ए न्यूट्रल एक्सप्लेनर, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये बता रहे हैं कि ग्राउंड पर आर्ग्यूमेंट्स क्या चल रहे हैं। टॉप लेवल के नेताओं की इस बहस से अलग आम लोगों के बीच से कुछ तीखे सवाल उठ खड़े हुए हैं। जैसे, जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, तब इन हालात पर ऐसी चुप्पी क्यों थी? एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये उठ रहा है कि जब आम नागरिकों से कारपूल करने और ईंधन बचाने को कहा जा रहा है, तो उन लंबे लंबे वीआईपी काफिलों में इतना फ्यूल क्यों बह रहा है? ये विरोधाभास सच में लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। नंबर 2, क्राइसिस इन द स्ट्रीट। अब घरेलू राजनीति से थोड़ा बाहर निकलकर असल जड़ को देखते हैं। 1700 से ज्यादा, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन कमर्शियल जहाज़ों की संख्या है जो इस वक्त फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। लिटरली उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये पूरी सिचुएशन अचानक शुरू नहीं हुई है। बरसों से यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन थी, वो पिछले कुछ महीनों में टारगेटेड स्ट्राइक्स में बदल गई। और अब पिछले 2.5 महीनों से सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो चुकी है कि ईरान ने ग्लोबल ट्रेड के एक बेहद इंपॉर्टेंट रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। एक ग्लोबल चोक पॉइंट बन गया है ये। हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि ईरान अब अनतरफा तौर पर वहां से गुजरने वाले हर शिप से नए क्लियरेंस फॉर्म्स की मांग कर रहा है। बेसिकली इसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को एक तरह से हॉस्टेज यानी बंधक बना लिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें सीधे तौर पर इंटरवीन करने में स्ट्रगल कर रही हैं। नंबर 3, इंडियाज़ लूमिंग डॉलर ड्रेन। अब सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में एक रास्ता बंद होने से भारत का पैसा कैसे ड्रेन होता है? सिंपल सी बात है, हमारा देश बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, सोना, फॉरेन ट्रैवल और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है, जिसका पेमेंट यूएस डॉलर्स में होता है। जैसे ही ग्लोबल ट्रेड रूट्स बाधित होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से खत्म होने लगता है। यहाँ नंबर्स देखिए। तेल का एनुअल इंपोर्ट बिल 10 लाख करोड़ है और सोने का 6 लाख करोड़। और इस सोने वाले इंपोर्ट को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। 26%। पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड इंपोर्ट होता है ना, उसका 26% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा एक बहुत बड़ा डॉलर रिजर्व कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा है। इसके अलावा एक और क्रिटिकल पॉइंट है। ये सही है कि देश के पास 70 दिनों का एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मौजूद है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो 2.5 महीने से ज्यादा लंबा खिंच चुका है। तो वो जो हमारा आपातकालीन बफर था, वो अब सच में खतरनाक लेवल तक कम हो रहा है। नंबर 4, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑन सिटीजन्स। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर कि आखिर इन सबका ग्राउंड लेवल पर असर क्या हो रहा है।
जो सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं, सोर्स उनकी प्रैक्टिकलिटी पर काफी डीपली सवाल उठाता है। जैसे कि क्या मिडिल क्लास अचानक से कल जाकर महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सकता है? या फिर अगर किसान अचानक से नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं तो शुरुआत में जो पैदावार कम होती है, ऐसे में उनकी आमदनी का क्या होगा? इन ड्रास्टिक चेंजेस की एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत है। और सच तो ये है कि जमीनी असर अब दिखना शुरू भी हो गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सप्लाई चेन से होते हुए सीधे देश के हर आम घर के बजट पर चोट कर रही हैं। एफएमसीजी कंपनीज ने रोजमर्रा की चीजों जैसे साबुन तक के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ये एवरीडे इन्फ्लेशन का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 5, हेजिंग द इकोनॉमिक स्टॉर्म। तो इस तूफान में खुद को आर्थिक रूप से बचाएं कैसे? ऐसे वक्त में जब सब कुछ अनसर्टेन लग रहा हो, एक स्ट्रैटेजी जो काफी चर्चा में है वो है IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना। इनके जरिए लोग विदेशी मार्केट्स जैसे अमेरिका, कोरिया या जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉजिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब डॉलर मजबूत हो रहा हो तो उन फॉरेन एसेट्स में निवेश करके लोकल महंगाई के असर को थोड़ा बैलेंस किया जा सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद के आखिरी बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है। आज के इस ग्लोबली कनेक्टेड दौर में जब दूर किसी देश का युद्ध सीधे हमारे लोकल मार्केट्स और रसोई तक आ पहुंचता है, तो नागरिकों की मेहनत की कमाई को बचाने की अल्टीमेट जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का काम है या हमारी स्थानीय सरकारों का? इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर क्रिएट कीजिएगा और ऐसी ही शानदार और डीप डाइव जानकारियों के लिए स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।